बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर ऑल राइट। और आज का हमारा टॉपिक है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। टॉपिक हमारा 9.1 ही अभी चल रहा है और आज इंशाल्लाह हम ये ख़त्म करेंगे और डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी। केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। और डायनामिक को हमने जो है ना वो डिटेल में देखना है। जिस तरह से हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिटेल में देखा था, इरिवर्सिबल की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी, तो डायनामिक भी जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड है। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम की जो टर्म है इससे हमारे माइंड में क्या आता है जी? बैलेंस। ये आपकी बुक की लाइन है कि इक्विलिब्रियम की जो टर्म है दैट जो है वो रिलेट्स टू बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है कि इक्वल कर देना, कि किसी दो चीज़ों को बराबर कर देना, उनमें बराबरी कर देना। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो उस टर्म से हमारे माइंड में बैलेंस आता है। अब देखते हैं इसे केमिस्ट्री के हवाले से। ठीक है जी, ये केमिस्ट्री के हवाले से केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। अच्छा जी, ये डेफिनेशन है आपकी बुक पे, इसको मार्क कर लीजिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की हेडिंग करके। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, पास्ट पेपर में रिपीटेड डेफिनेशन है। ओके जी, तो ये क्या है जी? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हमने पढ़ा था जी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें हमारे पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक रिवर्स रिएक्शन होता है, जबकि इरिवर्सिबल में एक ही डायरेक्शन होती है जो कि फॉरवर्ड होती है। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट किसी एक रिएक्शन को डिफाइन नहीं करता, ये दोनों को डिफाइन करता है, रिवर्सिबल को भी और इरिवर्सिबल की। उसकी टाइप्स में मजीद हम देखेंगे कि कौन सी टाइप जो है वो रिवर्सिबल को डिफाइन कर रही है और कौन सी इरिवर्सिबल के लिए है। ठीक है जी, तो इसमें असल में होता क्या है कि जो कंपोजिशन है रिएक्शन मिक्सचर की वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, कंपोजिशन के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमने इरिवर्सिबल की एग्जांपल में पढ़ी वाटर की फॉर्मेशन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, वाटर बनाया। जब सारे के सारे, चूंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जब सारे के सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर में सारा का सारा वाटर होगा। तो वहाँ पर हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने एग्जांपल देखी थी हाइड्रोजन आयोडाइड वाली। उसमें हमने कहा हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा कि जितनी स्पीड से, जितने रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी ही स्पीड से हमारा रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट का मतलब हरगिज इक्वल नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये है कि जितनी है, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया उस पॉइंट पे जितनी कॉन्सेंट्रेशन थी वो कांस्टेंट हो जाएगी, अब उतनी रहेगी, अब वो चेंज नहीं होगी। अब अगर हम कंडीशंस चेंज करेंगे, हम अपना इन्वायरमेंट चेंज करेंगे, फिर वो कंसेंट्रेशन चेंज होगी, अदरवाइज वो कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट का मतलब इक्वल नहीं है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स बराबर हो गया, उस पॉइंट पे जितनी कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की थी, जितनी प्रोडक्ट की थी, वो क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो उस पॉइंट पे हम कहेंगे कि क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है। अच्छा, इसकी जनरल सा हम जो है ना इसका देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है जी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई हैं और वाटर है और दरमियान में एक उनमें बैरियर है जिसको हमने मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल कहा हुआ है। ठीक है जी, थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि वाटर के जो डाई के मॉलिक्यूल्स उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया क्रॉस द मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करना शुरू कर दिया। और तीसरा पॉइंट, जो तीसरी डायग्राम आपको नज़र आ रही है, उसमें आके क्या हुआ कि दोनों जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस सेक्शंस थे उन दोनों के क्रॉस मॉलिक्यूल की जो तादाद है वो बराबर हो गई, यानी जितने मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के एक साइड पे थे उतने दूसरे साइड पे हो गए। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, बैलेंस हो गया है दोनों साइड्स पे, जितने उधर हैं उतने ही उधर हैं। अब ये जितने नंबर हैं ये कांस्टेंट रहेंगे और अब ये मज़ीद दोनों सेक्शंस में ट्रैवल नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर ट्रैवल करेंगे तो जितने एक पार्ट से दूसरे पार्ट से मूव कर रहे हैं उतने ही दूसरे पार्ट से पहले पार्ट में आएंगे, ताकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या रहे? कांस्टेंट रहे।
ठीक है। सो दिस डायग्राम इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ये आपकी बुक की डायग्राम नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐड की थी यहाँ पे। ओके जी, अब जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास स्टैटिक और दूसरी है डायनेमिक, ठीक है जी। इनको देख लेते हैं। स्टैटिक, ये आपकी बुक पे 2 पॉइंट है, इन पर एज इट इज हेडिंग कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर दी हुई है हेडिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, यही हेडिंग आपने अपनी बुक पे पहले पॉइंट पे दे देनी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हेडिंग। अच्छा जी, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो रुका हो, जो रेस्ट पे हो, जो मूव ना कर रहा हो, ठीक। तो अब चूंकि हम इसको केमिस्ट्री के हवाले से देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा जब हमारा रिएक्शन मजीद प्रोसीड नहीं होगा, यानी हमारा रिएक्शन रुक गया, हमारा रिएक्शन स्टॉप हो गया। सीज का मतलब है यहाँ पर स्टॉप, ठीक है। तो जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, जब रिएक्शन रुक जाएगा, तो तब हम कहेंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम यूजुअली अचीव होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में, सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए और रिएक्शन स्टॉप हो गया। रिवर्सिबल में चूंकि वापस प्रोडक्ट्स ने रिएक्टेंट्स में आना है, इसलिए वहां पर हमारा रिएक्शन कभी स्टॉप हो ही नहीं सकता। हमने कहा था कि रिवर्सिबल जो है वो नेवर गो टू कंप्लीशन, ठीक है। तो चूंकि रिवर्सिबल कभी कंप्लीट ही नहीं होता, वो कभी स्टॉप ही नहीं होता, तो रिवर्सिबल के केस में कभी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम किस केस में होगा? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में क्यों होगा? क्योंकि वो रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, वो रिएक्शन कंप्लीट होकर स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन सीज्ड प्रोसीड, ठीक है जी। तो ये फिजिकल फिनोमेना हम ज़्यादा देखते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर उन्होंने बात की हुई है कि एक बिल्डिंग है, स्टैंडिंग बिल्डिंग है और वो खड़ी रहेगी, ठीक है, वो अपनी पोजीशन में रहेगी, वो गिर नहीं रही है। क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो बैलेंस्ड हैं, ठीक है। सारी की सारी फोर्सेस जब बैलेंस्ड होंगी तो इसका मतलब है वो किस स्टेट में है? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। स्टैटिक क्यों है? क्योंकि वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रही, बैलेंस्ड है, ठीक है जी। तो नीचे आपको जो है वो एक ब्रिज का इमेज मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो इस ब्रिज पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड हैं, इसलिए ये ब्रिज अपनी जगह पर सीज है, अपनी जगह पर रुका हुआ है, अपनी जगह पर जो है वो हम कह सकते हैं स्टैंडिंग है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्टैटिक इक्विलिब्रियम समझ आ गया होगा कि ये पहली बात तो ये उन रिएक्शंस में होगा दैट सीजेस टू प्रोसीड, जो कंप्लीट हो जाते हैं, जो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक। तो ये रिवर्सिबल के केस में नहीं हो सकता। और दूसरा ये फिजिकल फिनोमेना में ज़्यादा देखा जाता है, जिस तरह से आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है एक बिल्डिंग की कि वो गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसके ऊपर सारी की सारी फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस्ड है, ठीक है जी। एग्जाम्पल की एडिंग कर लीजिएगा, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं जी टुवर्ड्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो कि मेन टॉपिक है आज हमारा, जिसको हमने डिटेल में देखना है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा इन केस ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्यों होगा? डायनेमिक का मतलब होता है जो मोशन में हो, जो मूव कर रहा हो, ठीक। अब ये उस केस में होगा जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, द रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। और वो कौन सा रिएक्शन है? वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। और वो कंप्लीट क्यों नहीं होता? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ गए, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आते जाएंगे तो वो एक साइकिल चलेगा, और साइकिल कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, ठीक है। चूंकि वो रुकेगा नहीं, वो मोशन में होगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जी एक फॉरवर्ड में जा रहा है, एक बैकवर्ड में आ रहा है, ठीक है। तो रेट का मतलब क्या होता है जी? रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेट का मतलब क्या है? स्पीड, ठीक। रेट अगर आप लोगों ने फिजिक्स में भी कहीं पढ़ा हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को जब हम डिफाइन करते हैं वो v/t करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर रेट का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से। तो यहाँ पर रेट का मतलब क्या है? यहाँ पर रेट का मतलब है स्पीड। रेट का मतलब अमाउंट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब जितने प्रोडक्ट है उतने ही रिएक्टेंट हो जाएंगे। 50% प्रोडक्ट्स हैं, 50% रिएक्टेंट्स हैं, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया और हम कहेंगे जी ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ऐसा नहीं है। ऐसा किसी एक कंडीशन में हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा।
50% रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट में हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम कब अचीव होना है? जब रेट बराबर होगा, ठीक हो गया। और रेट कब बराबर होगा? जब जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, डायनामिक का मतलब क्या है कि रिएक्शन इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, रिएक्शन कॉन्टिन्यू है, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुक गया है, क्योंकि अगर रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। क्योंकि रिएक्शन कॉन्टिन्यू है, रिएक्शन इन प्रोसेस है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है जी। तो एट डायनामिक इक्विलिब्रियम मैंने आपको पहले भी बताया कि रेट बराबर होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं उसी स्पीड से वापस प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो तब कौन सा जो है वो इक्विलिब्रियम होगा? तब हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जी। अच्छा, ये आपने एज इट इज हेडिंग कर लेनी, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है जी। आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा, आई थिंक पेज 6 है या पेज 7 है आपके बुक का, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ पे आपने हेडिंग कर लेनी है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, अब इसको मजीद डिटेल में देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स बराबर हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, रिवर्सिबल के लिए होगा। इसको अब हम मजीद डिटेल में देख लेते हैं। वो क्या है जी? इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होना रिवर्सिबल में, ठीक है। और कंप्लीट क्यों नहीं, इसका रीज़न आपको पता है कि प्रोडक्ट्स में वापस रिएक्टेंट्स में आ जाना है। अच्छा, ग्राफिकली एक ग्राफ भी आपकी बुक को उसको भी देखेंगे। अच्छा जी, इनिशियल स्टेट में क्या होगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट होगा और रिवर्स जो है वो कम होगा, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। और रिवर्स जो है वो निग्लेजिबल होगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स में अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स बने ही नहीं है, तो प्रोडक्ट वापस खा खाएंगे, ठीक है। तो पहले चूंकि सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, तो हम कहेंगे हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फास्ट है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? ग्रेजुअली क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए हैं। अब किसने फास्ट होना है? अब रिवर्स ने फास्ट होना है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, अब प्रोडक्ट्स ने वापस रिएक्टेंट्स में आना है, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा और फॉरवर्ड स्लो हो जाएगा। और इन दोनों स्टेजेस के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों के दोनों जो रिएक्शंस हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, दोनों बराबर हो जाएंगे। पहले फॉरवर्ड फास्ट था, रिवर्स स्लो था। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि रिवर्स फास्ट हो गया, फॉरवर्ड स्लो हो गया। अब इन दोनों प्रोसेसेस में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों रेट्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। बोथ रिएक्शंस अटेन द सेम रेट, और वही पॉइंट हमारा क्या है? वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन किया कि दोनों रेट्स बराबर होंगे। किस तरह से होंगे वो हमने देख लिया कि पहले फॉरवर्ड फास्ट होगा, रिवर्स स्लो होगा, थोड़े टाइम के बाद रिवर्स फास्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लो हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और उस पॉइंट पर हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ठीक है जी। ये ग्राफ है आपकी बुक का। तो ये ग्राफ क्या कह रहा है जी? इट इज शोइंग the rate of forward reaction and reverse reaction and establishment of equilibrium state। अब किस तरह से ये शो कर रहा है इसको देख लेते हैं जी। आपके पास जो ग्राफ है उसमें क्या हो रहा है जी? अगर आप ऊपर वाली लाइन को देखो तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है फॉरवर्ड रेट क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। इनिशियली फॉरवर्ड की पीक आप लोग देखें, पॉइंट देखें, उसका ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट भी कर दूँ इसे, ठीक है। तो इनिशियली अगर आप देखो, जब आपके पास टाइम क्या है? 0 है, उस टाइम पे फॉरवर्ड जो रेट है वो फास्ट है और रिवर्स रेट 0 है, ठीक है। फॉरवर्ड रेट फास्ट है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, फॉरवर्ड रेट कम हो रहा है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिवर्स रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले क्या था? इनिशियली जब टाइम 0 था या टाइम बहुत कम था, जब हमारा रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट में था, तो फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा उसका रेट हाई था और रिवर्स का रेट बहुत ज़्यादा स्लो था या 0 था। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ?
कि फॉरवर्ड जो है वो कम होना शुरू हो गया, रिवर्स जो है इंक्रीज, और एक पॉइंट ऐसा आया जिस पॉइंट पे दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो गए, इक्वल हो गए। और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का है, ये पॉइंट हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम का है। ठीक है जी, आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है जी, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आ गया डायनामिक इक्विलिब्रियम का तो आप लोगों ने ये ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये एक और छोटी सी एग्जांपल है, अगेन फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ इसको समझना है आपने, आपकी बुक से नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग देखें, ए और बी आपके रिएक्टेंट है, यहाँ पर सी और डी आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक, जब टाइम 0 था तो आपके पास सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट को यहाँ पर रेड और येलो से शो किया हुआ है और रिएक्टेंट्स को जो है वो ब्लू और ग्रीन से शो किया हुआ है। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो बीकर 1 है उसमें आपके पास सिर्फ ब्लू और ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद अगर आप लोग डायग्राम नंबर 2 और 3 को देखो, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है जी ए और बी चेंज हो गया सी और डी में। ठीक, अब आपके प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए हैं। अब आपको येलो और रेड भी नज़र आना शुरू हो गया अपनी डायग्राम में। 2 और 3 में थोड़ा कम है येलो और रेड, 2 में थोड़ा सा कम है, 3 में मज़ीद ज़्यादा हो गया, यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो बढ़ रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड के बढ़ने का मतलब क्या है कि ए और बी सी और डी में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर इन दोनों इस रिएक्शन के दरमियान में आप एरो देखो तो आपके पास जो फॉरवर्ड का रिएक्शन है वो थोड़ा सा उन्होंने बड़ा बनाया हुआ है और रिवर्स का रिएक्शन थोड़ा सा छोटा है, जो ये शो कर रहा है कि आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट है और रिवर्स रिएक्शन क्या है, स्लो है, क्योंकि अभी आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हुए हैं। जब आपके प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट होंगे तब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फास्ट, और रिवर्स स्लो। ठीक है, अब अगर आप लोग अपनी लास्ट डायग्राम देखो, यहाँ पर 4th नंबर बीकर जो है आपके पास, उसमें आपके पास जो एरो है वो इक्वल हो गया है, फॉरवर्ड का और रिवर्स का। इक्वल एरो क्या शो कर रहा है कि आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। और 4th बीकर में जितने आपको रेड और येलो नजर आ रहे हैं उतने ही आपको ग्रीन और ब्लू भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं उतने प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, आई होप ये आपको मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरह से अचीव हो रहा है, उसके प्रॉपर स्टेप्स क्या हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आपके पास आ जाती है एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। एग्जांपल अगेन हाइड्रोजन आयोडाइड वाली है, जो हमने पढ़ी थी अपने आई थिंक 3rd लेक्चर में हमने डिस्कस की थी अबाउट द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसमें क्या हो रहा था जी कि हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स रिएक्ट कर रहे थे और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे। और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो वापस बैकवर्ड रिवर्स जो है वो हो रहा था इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो ऊपर वाला रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड और नीचे वाला क्या है, रिवर्स है, जो मैंने आपको प्रॉपर हेडिंग्स भी बनवाई थी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये हेडिंग कर लेनी है। मेन हेडिंग आपकी आ जाएगी एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें आपकी एक सब हेडिंग आ जाएगी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड और दूसरी सब हेडिंग आ जाएगी डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हमने पहले भी देखा था, यही डायग्राम मैंने आप लोगों को इसी से समझाया था, इसलिए मैं दोबारा इसी से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और वही आपका कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज हो जाए। तो ये आपको जो वाइट सा नज़र आ रहा है ये हाइड्रोजन है, पर्पल आपका आयोडीन है। रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे जी 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। 2 मैंने जो है वो क्यों बनाया है मैंने आपको रीज़न बताई थी कि 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन रिएक्ट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि अगेन हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। अब जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है वो क्या है, कलरलेस है, और जो आयोडीन है वो पर्पल है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ये हमने ये वाला रिएक्शन क्यों चूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पर जो पर्पल और कलरलेस है वो ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है कि हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हमें पर्पल कलर अपीयर होता हुआ नजर आएगा तो हम कहेंगे हमारा रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, और अगर हमें पर्पल कलर फेड होता हुआ नजर आएगा, पर्पल कलर डिसअपीयर होता हुआ नजर आएगा, तो हम कहेंगे कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है। ठीक है, पर्पल कलर अपीयर हो रहा है,
तो रिवर्स, कलरलेस हो रहा है वो पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है तो फॉरवर्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल तब हमने देखी थी, इसी की एक्सप्लेनेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको हमने पहले रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल में पढ़ा था, अब हम इसको पढ़ रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग्जाम्पल आपकी अगेन सब हेडिंग आ जाएगी। अगेन वही बात कि बिगिनिंग में क्या होगा, चूंकि रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कम होता जाएगा और रिवर्स इंक्रीज होता जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि दोनों रेट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, द टू रेट्स बिकम इक्वल टू ईच अदर। ठीक है जी। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो उस पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इसको हम कहेंगे जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। और उस पॉइंट पर जो तीनों आपकी स्पीशीज़ हैं, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, जो तीनों हैं आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। बिकॉज हमने डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी इनकी कि जो रिएक्शन मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन को हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो, रिवर्सिबल का क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी, एंड इट गोज टू 2HI, यानी 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए था अब तक, जितना हमने इसको जो है ना वो पढ़ लिया है, केमिकल इक्विलिब्रियम को और रिवर्सिबल रिएक्शन को, इरिवर्सिबल रिएक्शन को। ठीक है जी। तो आपने लर्न करना है अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक डायनामिक की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद टाइप्स हो गई हैं इसकी, और उसके बाद जो है आपके पास एक्सप्लेनेशन है और एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और साथ साथ पढ़ें, बिकॉज अब जो है आप लोगों का जो रिज़ल्ट है 9th का भी 10th में ही आना है एक किस्म का। ठीक है, यानी आप लोगों की जो 9th की मेहनत है वो भी आपको 10th में ही दिखानी है अपनी। तो 10th में बहुत अच्छा पढ़ेंगे तभी आप लोग शो करवा सकते हैं कि हाँ आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। साथ साथ पढ़ें, हर लेक्चर के एंड पे मैं कहती हूँ। ठीक है जी। बिकॉज अगर साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो बेटा जी बहुत मुश्किल होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है।